लेकिन खनिज क्या होते हैं तो मिनरल्स हैं। आपने देखा जैसे आप बताएं सोना और चांदी, इनको तो आप छोड़ दीजिए चलो, और मान लीजिए लोहा जिसको आप आयरन कहते हैं, सोडियम, पोटेशियम, अरे बहुत सारी ये सभी क्या है धातु। आप यूँ कह लें धातु, क्या कह लें धातु अथवा यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? धातु किसी के साथ मिल जाए और जो कंपाउंड बना लेते हैं, जैसे NaCl क्या है यौगिक, H2O क्या है यौगिक। तो आप सुनिए खनिज क्या है? पृथ्वी के अंदर, कहाँ पे? पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर धातुएं, कौन? धातुएं या उनकी यौगिक, धातु कह लें या धातुओं के यौगिक कह लें, जिस अवस्था में पाए जाते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? खनिज कहते हैं। जैसे समझ लीजिए, जैसे कॉपर CuFeS2, ये एक प्रकार से क्या है? यौगिक है। ठीक है, मेरी बात सुनना ध्यान से। ये क्या है? यौगिक। इस यौगिक में आपको क्या क्या दिख रहा है? कॉपर दिख रहा है, आयरन दिख रहे हैं और सल्फर दिख रहे हैं। एक तो कॉपर, आयरन और सल्फर दिख रहे हैं। इसका नाम होता है इस यौगिक का कॉपर पाइराइट। क्या होता है? कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट। और इसमें मुख्य रूप से सर्वाधिक मात्रा में क्या प्राप्त होता है? कॉपर प्राप्त होता है। तो ये पृथ्वी के अंदर जब मिलता है तो इसमें कंकड़, पत्थर, धूल, मिट्टी का सब कुछ मिला होता है। पृथ्वी के अंदर ये जिस अवस्था में मिलता है उसे ही क्या कहा जाता है? खनिज कहा जाता है। कोई भी चीज़, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, अब एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना के कैसा बना है? यौगिक बना है। तो ये इस अवस्था में पृथ्वी के अंदर मिलेगा तो उसे ही क्या कहा जाएगा? खनिज कहा जाएगा। क्या बात समझ में आई? अर्थात आप परिभाषा लिखते हैं कि कोई भी धातु या धातुओं के यौगिक पृथ्वी के अंदर जिस अवस्था में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं, मिनरल्स कहलाते हैं। अब आ जाइए और मतलब अयस्क क्या होते हैं? एक बात ध्यान से सुनिए, मैं कह दूं एक ये खनिज है, क्या है? खनिज, और एक ये खनिज है। ये दो आपके पास क्या है? खनिज है। मान लीजिए यहाँ से क्या निकालना है, या ऐसे मान लीजिए ये खनिज कौन सा है? Al2O3, और ये खनिज कौन सा है? CuFeS2। ऐसे दो खनिज हैं, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इसको यहाँ से क्या निकालना है? एल्यूमिनियम निकालना है, जबकि यहाँ से क्या निकालना है? Cu निकालना है, ठीक है ना। आपने इसको क्या करेंगे? आप शुद्ध करेंगे, फैक्ट्री में ले जाएंगे, इसको सही करेंगे। सही करने के बाद मतलब बहुत सारे प्रोसेस करने के बाद आप इसको निकालेंगे। आपने जो यहाँ से एल्यूमिनियम निकाला, ध्यान से सुना मेरी बात को, एल्यूमिनियम निकाला, मान लीजिए वो उसकी कीमत कितनी है? 100 रुपये। और जब आपने इसको सही करवाया, एल्यूमिनियम निकालने के लिए जो काम किया है, काम करने में आपके रुपए कितने खर्च हो गए? 200। बात को समझो, आपने जो काम करवाया उसमें खर्च कितने हुए? 200। और आपको जो एल्यूमिनियम मिला है, जो चीज़ आप निकाल रहे थे, वो कितने रुपए का मिला है? 100 रुपये का। एक तो ये प्रोसेस हो गया। जब आपको किसी चीज़ से उसका शुद्धिकरण करके उस धातु को प्राप्त किया जाता है और खर्चा अधिक हो जाए और उससे लाभ ना हो, देखो यहाँ पे नुकसान हो रहा है, लाभ ना हो या नुकसान हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को क्या बोला जाता है? खनिज बोला जाता है। क्या बात समझ में आई? तो इसका क्या नाम हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम का खनिज कहलाएगा। अब ऐस की ओर बढ़ते हैं और समझते हैं। मान लीजिए यहाँ से आपने क्या निकाला? कॉपर। मान लीजिए कॉपर आपने कितना निकाला? 100 रुपये का आपने कॉपर निकाला। कितने रुपए का? 100 रुपये का। और आपने जो इसको निकालने में खर्च की, मान लीजिए जो भी कुछ लगाया, लेबर लगाया, कुछ भी लगाया, इसके लिए जो मेहनत आपने की है वो केवल 2 रुपये की या मान लीजिए 20 रुपये की मेहनत की। तो आपको बताइए फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जब किसी चीज़ को शुद्ध करने के लिए कम खर्चा करना पड़े और फायदा अधिक हो जाए, तो ऐसी चीज़ क्या कहलाती? तो ये बन जाती है अयस्क।
क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अर्थात अयस्क की परिभाषा होती है कि वह खनिज क्यों? क्योंकि ये सभी एक प्रकार से होते क्या है? खनिज ही होते। खनिज क्यों होते? पृथ्वी के अंदर मिले। और पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज़, चाहे वो धातु हो चाहे धातु के यौगिक हो, जिस अवस्था में मिल जाएंगे वही क्या कहलाएंगे? खनिज। तो खनिज तो ये भी था और खनिज ये भी है, ये भी दोनों। लेकिन अयस्क कौन सा है? ये। क्यों अयस्क है? जहाँ पर आपको क्या हो जाए? फायदा हो जाए। तो वह खनिज जिसको शुद्धिकरण करने के लिए या शुद्ध प्राप्त करने के लिए कम खर्चा करना पड़ता है, तो वो क्या कहलाता है? वह खनिज क्या कहलाता है? अयस्क कहलाता है। अर्थात कम खर्चे में अगर किसी खनिज से प्राप्त धातु अधिक लाभ दे देती है तो वह क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। पहले तो क्या था? खनिज, लेकिन बाद में क्या बन जाता है? अयस्क। कब अयस्क बनता है? जब उससे लाभ प्राप्त होता है। अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो वो अयस्क नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। ठीक है। देखो, एक परिभाषा पूछी जाती है, खनिज व अयस्क। खनिज व अयस्क में अंतर क्या होता है? अंतर, अभी मैंने एक चीज बताई थी कि जितने भी खनिज होते हैं, क्या पृथ्वी के अंदर कोई चीज पाई जाएगी तो वो क्या कहलाएंगे? खनिज। लेकिन क्या अयस्क सभी होते हैं? अयस्क केवल वो कहलाएंगे जिनमें हमको क्या होता है? लाभ होता है। अगर हानि हो रही तो वो खनिज ही कहलाएंगे, अयस्क नहीं होंगे। तो ये बताओ, जो भी पृथ्वी के अंदर मिलेगा वो क्या कहलाएगा? खनिज। और जबकि जिनसे हमें वे खनिज जिनसे हमें लाभ प्राप्त हो रहा है वो क्या कहलाएंगे? अयस्क कहलाएंगे। तो यहाँ से परिभाषा निकल के आती है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। केवल कौन से अयस्क होंगे? जिनसे लाभ होगा। तो परिभाषा निकल के आई कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते, जबकि सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। या इसको उल्टे कह लीजिए कि सभी अयस्क खनिज होते हैं जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। यही इसमें डिफरेंट है, अंतर है, और कुछ भी नहीं है। ध्यान से समझ लीजिए कि ये क्या है? पृथ्वी के अंदर जो भी अवस्था में कोई भी पदार्थ मिला क्या कहलाएगा? खनिज। अगर उससे लाभ हो गया तो वो क्या बन जाएगा? अयस्क। अगर लाभ नहीं हुआ तो वो हमेशा क्या रहेगा? खनिज। तो जितने भी ये अयस्क कहाँ से बने? खनिज से। इसीलिए बोला जाता है कि सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, जबकि सभी खनिज अयस्क नहीं होते। क्यों नहीं होते? हो सकता कोई खनिज आपने निकाला, उससे नुकसान हो गया तो वो अयस्क नहीं बनेगा, क्या बनेगा? खनिज बनेगा। ठीक है। देखो, यहाँ पर है आपका अयस्क के प्रकार। अयस्क कितने प्रकार का होता है? कोई भी अयस्क होगा भाई, अयस्क क्या होगा? जो खनिज से प्राप्त होता है। खनिज से ही तो प्राप्त होता है, कम खर्चे में प्राप्त हो गया तो क्या कहलाया? अयस्क। अब अयस्क का प्रकार जो मिलता है अयस्क पृथ्वी के अंदर से, वो किस प्रकार का होता है? तो अयस्क मुख्य रूप से आपके कितने प्रकार के होते हैं? 5। मुख्य रूप से 5 होते, बाकी और भी होते हैं, ऐसा नहीं कि और नहीं होते, लेकिन हम इतने ही पढ़ेंगे। तो नंबर 1 अयस्क प्राकृतिक अयस्क। तो आप यहाँ से समझे, ऐसे अयस्क, ऐसे अयस्क जिनमें धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। किसमें? स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। अर्थात ऐसी धातुएं, जैसे मैं कह दूं Au क्या होता है? सोना। और मैं कह दूं प्लेटिनम, Pt प्लेटिनम। ये धातुएं कैसी थी? कम क्रियाशील, बहुत ही कम क्रियाशील धातुएं होती हैं। ऐसी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती? प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इन धातुओं को क्या बोला जाता है? इन धातुओं के अयस्क को क्या बोला जाता है? प्राकृतिक अयस्क बोला जाता है। तो इतना ही केवल आपको याद रखना कि सोना और प्लेटिनम ये कम सक्रिय धातुएं होती या निम्न क्रियाशील धातुएं होती। ये प्रकृति में कैसी पाई जाती है? स्वतंत्र पाई जाती है, स्वतंत्र पाई जाती है। इसलिए इस प्रकार की धातुओं को नाम क्या रखा गया? प्राकृतिक अयस्क। अब ध्यान से सुनिए, ऑक्साइड अयस्क। तो ऑक्साइड का आपका आशय कहाँ से चलना चाहिए? ओ से। ठीक है ना? ओ से। एक मैं अयस्क का नाम लिखूं Al2O3 × 2H2। इसका नाम तो होता बॉक्साइड।
बॉक्साइट। अब ध्यान से सुनना, यहाँ से जो धातु प्राप्त होती है उसका नाम होता है एल्यूमिनियम। कौन सी धातु यहाँ से मिलती है? एल्यूमिनियम। अर्थात मैं बोलूँ कि एल्यूमिनियम का अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट से किस धातु को प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम। यहाँ पर एल्यूमिनियम किससे जुड़ा हुआ है? ऑक्सीजन से। जब कोई धातु ऑक्सीजन से जुड़ी होती है तो इस प्रकार के अयस्क को क्या कहते हैं? ऑक्साइड अयस्क कहते हैं। अर्थात आपको दिखने में क्या मिलेगी? ओ। ठीक है ना। अब देखिए सल्फाइड अयस्क, नाम से समझे सल्फाइड मीन सल्फर। आपको यहाँ से क्या मिलेगा? सल्फर। जब कोई धातु सल्फर से संयोग करके बनी हो, अर्थात ये कैसा यौगिक होता है? ऑक्सीजन वाला यौगिक होता है, ऑक्सीजन जुड़ी होगी। जबकि सल्फाइड अयस्क में कैसा यौगिक बनेगा? सल्फर वाला यौगिक बनेगा। अर्थात यहाँ पर क्या उपस्थित होगा? सल्फर। तो उसे क्या बोला जाएगा? सल्फाइड अयस्क बोला जाता है। जैसे मैंने बोला था कॉपर पाइराइट, क्या बताया था? कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट CuFeS2। तो आप यहाँ से देखिए यस मिला कि नहीं मिला? तो जब भी आपको यस मिल जाएगा तो उसे क्या बोला जाएगा? सल्फाइड अयस्क बोला जाएगा। अब बात ही आती है कार्बोनेट अयस्क। तो कार्बोनेट का मतलब समझ लीजिए, ये क्या लिखा है? कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब होता है CO3। अर्थात जहाँ पे आपको CO3 दिख जाए उसे क्या कहेंगे? कार्बोनेट अयस्क कहेंगे। जैसे एक अयस्क है FeCO3, ये क्या बोला जाए? कार्बोनेट। क्योंकि CO3 क्या होता है? CO3 कार्बोनेट होता है, इसलिए इसका नाम क्या होता है बताओ? सीडेराइट। क्या होता है? सीडेराइट। सीडेराइट। अगर मैं बोलूँ ये किसका अयस्क है तो यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ बताओ? आयरन। अर्थात ये लोहे का अयस्क है। क्वेश्चन को समझिए, बॉक्साइट किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम का। सीडेराइट किसका अयस्क है? आयरन का, लोहे का। कॉपर पायरेट किसका अयस्क है? कॉपर का। किसका? कॉपर का होता है। ठीक है ना। इसी प्रकार प्राकृतिक अयस्क मुख्यतः किसके पाए जाते हैं? सोने और प्लेटिनम के। ठीक है ना। आगे देखिए क्लोराइड अयस्क। क्लोराइड, यहाँ से आपको निकलना क्लोराइड मतलब क्लोरीन। अर्थात जहाँ पर क्लोरीन उपस्थित होती है, जैसे मैं बताऊँ AgCl। क्या होता है? AgCl। इसका नाम पता है क्या होता है? हॉर्न सिल्वर होता है। हॉर्न सिल्वर होता है। हॉर्न सिल्वर, इसका नाम है हॉर्न सिल्वर। अब ये बताओ ये क्या मिला आपको? क्लोरीन मिली। क्लोरीन मिली कि नहीं मिली? इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? क्लोराइड अयस्क पड़ा। ठीक है ना। तो यहाँ से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? Ag अर्थात सिल्वर या चांदी धातु को प्राप्त किया जाता है। तो इन नामों से केवल इतना ही अर्थ समझ सकते हैं कि ऑक्साइड लिखा है तो ऑक्सीजन के साथ धातु ने बॉन्ड बनाया होगा। ठीक है, सहयोग किया होगा। सल्फाइड लिखा है तो सल्फर पाई जाएगी। कार्बन लिखा है तो CO3 पाया जाएगा। क्लोराइड लिखा है तो Cl पाया जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी Cl दिख जाता है तो आप कह देंगे ये कैसा अयस्क है? क्लोराइड अयस्क है। अगर आपको कहीं पर CO3 दिख जाता तो आप कहेंगे कार्बोनेट अयस्क है। अगर आपको सल्फर दिख जाता तो आप कहेंगे सल्फाइड अयस्क है। अगर आपको ऑक्सीजन दिख जाता तो ऑक्साइड अयस्क है। ध्यान रखना होगा इतना कि ये ऑक्सीजन ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन दिख गया, नहीं, धातु से डायरेक्ट बॉन्ड बनना चाहिए ऑक्सीजन का। ठीक है ना। जैसे ये जैसे बना है। ठीक है ना। जैसे मैं एक और बता दूँ Fe2O3। तो देखिए यहाँ पर क्या है? Fe3O3। तो Fe किससे बना? डायरेक्ट ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर भी ये क्या हो गया? ऑक्साइड अयस्क बोला। बात समझ में आई कि नहीं है? बताओ। ठीक है ना। तो अयस्क के प्रकार हो गए। अब हम लोग एक देखिए ये लिखा अधात्री अथवा मैट्रिक्स। ये क्या होता है? तो आप मेरी बात सुने। सबसे पहले आप अभी किसकी बात कर रहे थे? अयस्क की बात कर रहे थे। किसकी? अयस्क। सुनिए, जब ये कहाँ पाया जाता है भाई? पृथ्वी के अंदर से, क्योंकि ये एक प्रकार का क्या होता है? खनिज। सभी अयस्क एक प्रकार से होते क्या है? खनिज। और ये पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। और पृथ्वी के अंदर पाए जाएंगे तो इनमें क्या मिला होगा? मान लो धूल, धूलकण, मिट्टी या बालू भी मिली होगी। ठीक है ना। कंकड़ मिले होंगे, कंकड़ और पत्थर मिले होंगे ना, कंकड़ पत्थर। और क्या होती? और भी आदि अशुद्धियाँ मिली होती। अशुद्धियाँ का मतलब जो चीज़ भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मान लीजिए आपको निकालना तो आयरन था,
उसमें धूल कण मिट्टी इत्यादि बहुत सारी चीज़ें जैसे आपको सल्फर मिली होगी तो सल्फर भी क्या होती है, अशुद्धि होती है। लेकिन आप इनको मुख्य रूप से ऐसे मोटे तौर पे देखें, क्या मिलेगा, धूल कण मिलेंगे, मिट्टी कण मिलेगी, बालू मिलेंगे, कंकड़ पत्थर मिलेंगे। इन सभी को मिला के क्या बोला जाता है, अधात्री कण बोला जाता है। अधात्री कण या इंग्लिश में इनको मैट्रिक्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो अधात्री कण क्या होते हैं, आप बता सकते हैं कि अयस्क में उपस्थित धूल मिट्टी कण बालू कण कंकड़ पत्थर इन सभी को क्या कहा जाता है, अधात्री कण कहा जाता है या मैट्रिक्स कहा जाता है। तो मेरी बात सुने, प्राइमरी में जब इनको शुद्ध किया जाता है, प्राइमरी का मतलब सबसे पहले इनको शुद्ध करने के लिए ये मान लीजिए एक पत्थर मिला और मैंने कह दिया भाई साहब इसमें से क्या निकलेगा, आयरन निकलेगा, लोहा निकलेगा। तो इस पत्थर से पहले इसको तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाएगा। उन टुकड़ों में बांट करके पता सबसे पहले क्या किया, अलग किया जाता है, यही अलग किए जाते हैं कंकड़ पत्थर को, ठीक है ना। तो इससे ही क्या बोला जाता है, अधात्री कण बोले जाते हैं। तो प्राथमिक रूप में जो सबसे पहले अगर फर्स्ट टाइम में अलग किया जाता है किससे, अयस्क से, वो क्या होते हैं, अधात्री कण होते हैं। सबसे पहले अयस्क से क्या अलग होता है, अधात्री कण अलग किए जाते हैं। इसके बाद में कुछ अन्य प्रोसेस होता है। तो बताओ समझे कि नहीं। देखिए ये मैंने लिखा सक्रियता श्रेणी पर आधारित तत्व, और तत्वों में कौन से तत्व हैं, धातुएं। क्या है, धातुएं आपको दिख रही होंगी। इन धातुओं में मैं अगर ये बोलूं इनकी सक्रियता, तो नीचे जैसे बढ़ते सक्रियता क्या हो जाती है, कम, नीचे कम सक्रिय। अगर मैं बोलूं सबसे कम सक्रिय कौन सी धातु होती, ये ऐसे मान लीजिए, और सबसे अधिक सक्रिय अगर बोलूं तो ये। मुख्य रूप से आपको 1 2 3 और यहाँ तक आपको सक्रिय लगभग मिल जाती है ऐसे। और इन धातुओं को क्या बोला जाता है, मध्यम सक्रिय, ये उच्च सक्रिय। बात समझ में आई, ये कैसी है, उच्च सक्रिय, ये मध्यम है, और ये होती है आपकी निम्न। तो धातुओं का हम लोग क्या करें, सक्रियता श्रेणी पर आधारित धातुओं का निष्कर्षण मीन्स होता है क्या है, बताओ, कि जो हमको अयस्क दिए जाते, क्या अयस्क, इस अयस्क से आप धातु कैसे प्राप्त करते हैं, यही चीज क्या कहलाती, निष्कर्षण कहलाती है। आप समझिए, जब धातुएं उच्च क्रियाशील की हों, जैसे आप इनमें से कोई धातु मिल जाए, जैसे आपको मान लीजिए एक मिल गई NaCl, आप ये बताओ ये अयस्क है कि नहीं, ये अयस्क है, क्या है, अयस्क। अब ये बता दीजिए इसमें से कौन धातु प्राप्त होगी आपको, यहाँ से धातु कौन सी है, सोडियम है, क्या है, सोडियम। तो यहाँ से जब धातु को प्राप्त किया जाता है तो कुछ भी नहीं, इसका जलीय विलयन बना लें। कैसा जलीय विलयन, क्या हुआ, केवल इसको जल में घोल लें, और जल में घोलने के बाद इसमें क्या प्रवाहित कर दें, विद्युत धारा। विद्युत धारा कैसे प्रवाहित करें, तो मेरी बात को सुनिए, ये पहले ऐसे टूटेगा Na+ और Cl-। होता क्या, प्रोसेस को समझिए, यहाँ पे समझिए। देखो मान लीजिए आपने क्या किया, एक ऐसे घोल तैयार किया, किसका, आप मान लीजिए ये क्या है, NaCl, ये क्या है, NaCl, और इसको किसमें घोल दिया गया, जल में। और जल में जब घोला गया तो इसको घोल को ऐसे तैयार कर लिया गया। अब क्या करें, इसमें 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, कितने, एक ये इलेक्ट्रोड डाल दिया, एक दूसरा और इलेक्ट्रोड ऐसे डाल दिया। अब ये बताओ इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोड कैसा होगा, प्लस, एक कैसा होगा, माइनस। ये धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है, ये कैसा होता है, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। और जैसे इन इलेक्ट्रोडों को किससे संबंध किया गया, बैटरी से, एक तो बैटरी ऐसे बैटरी से संबंधित करा दिया गया, किससे, प्लस से और माइनस से। ऐसे बैटरी से जैसे इसको संबंधित कराया गया, और जैसे आपने स्विच ऑन करते इसमें विद्युत धारा जाती है, तो ये जो NaCl था, NaCl ये किस में टूट जाता है, ऐसे टूटता है, NaCl ऐसे टूटेगा, Na टूटेगा Na+ में, और Cl टूटेगा Cl- में। बात को समझना, यहाँ से जैसे ये टूटेगा, कब टूटता है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। Na कहाँ पर जाता है, Na जाएगा यहाँ से और इस इलेक्ट्रोड के पास चिपक जाएगा, किसके पास में, माइनस वाले के पास में Na चिपक जाता है।
तो बोला जाता है कि Na सोडियम कहाँ से प्राप्त कर लिया जाता है, ये कैसा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से। ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का नाम होता है, आपको बताऊं तो कैथोड। क्या होता है? कैथोड। अगर मैं बोलूं तो बताइए कि अधिक क्रियाशील तत्वों को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, तो कैथोड इलेक्ट्रोड से प्राप्त किया जाता है। कैथोड इलेक्ट्रोड से कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखिए ऐसे प्राप्त करते हैं। Na जब ये गोल बनता है तो ये प्लस में टूटता है और Na प्लस धीरे धीरे ये किससे हो जाता है, अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और क्या बना लेता है, Na बना लेता है। अर्थात ये क्या हो गया, सोडियम प्राप्त हो जाता है। तो सोडियम कहाँ पर प्राप्त होता है, कैथोड पर। कहाँ पर प्राप्त होता है, कैथोड पर। अगर बोलूँ एनोड पर क्या प्राप्त होता है, तो एनोड पर आप बोलेंगे Cl-, ठीक है ना, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा, Cl और प्लस का इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा, प्लस का इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या कर देता, त्याग देता। मेरी बात को सुनो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैसा था, इसने ले रखा था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, ठीक है ना। और जब दे देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ले रखा था किसी का, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिया और ये क्रिया कहाँ पे हो जाती है, एनोड पर। एनोड कैसा होता है, प्लस पर। तो अगर कोई बोले कि बताइए कि उच्च क्रियाशील धातुओं को कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो आप बोलेंगे एनोड पर। तो कैथोड पर उच्च क्रियाशील धातुओं को प्राप्त करते हैं। कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए, तो कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया क्या है, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन E बराबर क्या बन जाता है, Na बन जाता है। यहाँ से क्या समझ आ रहा है कि ये प्लस आवेश था, अर्थात इसने किसी को इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते थे, 11। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10, क्योंकि दे दिया है इसने। ये इलेक्ट्रॉन अपना वापस ले लिया और कितने बना लिए, 11 इलेक्ट्रॉन बना लिए हैं। यहाँ पर देखिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अधिकता थी तो 17 होते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने, 18। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे दिया, अब इसके पास कितने बचे, 17। और ये क्लोरीन की अवस्था होती है, उस अवस्था में प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर कोई दूसरा उदाहरण बोले तो उसको ले लीजिए, जैसे MgCl2। इसको कैसे प्राप्त किया, इसके जलीय प्लेन में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, फटाफट क्या बन जाता है, Mg+2 बन जाता है, +2Cl क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। अगर मैं बोलूँ कैथोड पर होने वाली रिएक्शन लिखिए, कैथोड, तो कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, Mg+2 और क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और क्या बना लेगा, Mg बना लेगा। Mg प्लस नहीं बनाएगा, प्लस में तो त्याग देता है। अभी इसने वापस इलेक्ट्रॉन अपने ले लिए हैं। अगर मैं बोलूँ एनोड पर कौन सी विक्रिया होगी, तो एनोड पर होगी Cl, क्लोरीन। क्लोरीन ने क्या किया, अपना 2 क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके ग्रहण कर लेती है। क्या कर दिया, ये माइनस है और यहाँ से ये क्या गया, Cl, 2Cl और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, इसने अपने आप से निकाल दिए, और निकाल दिए तो इसकी पुरानी अवस्था आ गई, CH3। इस प्रकार धातुओं को कहाँ से प्राप्त किया जाता है, बताइए। उच्च क्रियाशील धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके, और क्या लगाने के बाद कैथोड और एनोड को लगा दीजिए, एक बैटरी से संयोजित करा दीजिए और आपको क्या मिल जाएगी, धातु प्राप्त हो जाएगी। और पता है इस विधि को, जिसमें आपने ये एनोड और कैथोड लगाया, इस विधि को क्या बोला जाता है, वैद्युत अपघटनी विधि। क्या बोला जाता है, वैद्युत अपघटनी विधि। मेरी बात सुनिए, वैद्युत अपघटनी विधि क्यों बोला गया, वैद्युत मतलब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। अपघटनी क्या होता है, अपघटन होता है, अपघटन मीन्स क्या होता है, टूटना। तो ये विद्युत के कारण अपना टूट जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है वैद्युत अपघटनी विधि। तो अगर कोई बोलेगा आपसे कि उच्च क्रियाशील धातुओं को, क्या बोलेगा, उच्च क्रियाशील धातुओं को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है, तो आप बोलेंगे उच्च क्रियाशील धातुओं को वैद्युत अपघटनी विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। प्रोसेस क्या होता है ये आप लिख देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, कैथोड और एनोड पर होने वाली रिएक्शन लिख देंगे। इस प्रकार आपको धातुएं प्राप्त हो जाती हैं। अगर मैं बोलूँ, अब आ जाते सीधे मध्यम पे, बाद में पहुंचते मध्यम को कल पढ़ाएंगे। अभी पहले इसको देखिए, निम्न क्रियाशील धातुएं क्या है, निम्न क्रियाशील धातुएं। तो जो निम्न क्रियाशील धातु होती हैं उनको कैसे प्राप्त करते हैं, तो ध्यान से समझना, 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो ये अपने ऑक्साइडों के रूप में मिलेंगे, किसमें, ऑक्साइडों के रूप में, या ये अपने सल्फाइडों के रूप में मिलती
है। बोला ये क्या चक्कर है? मैंने कहा ये तो या तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ी मिलेंगी या सल्फर के साथ जुड़ी मिलेंगी। जब ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ी मिलती तो केवल इनको क्या कर दिया जाता है? गर्म कर दिया जाता है, हीट कर दिया जाता है और ये प्राप्त हो जाती है। और जब सल्फर के साथ मिलेंगी तो इनको गर्म किया जाता, लेकिन कैसे गर्म किया जाता? ऑक्सीजन के साथ में। ठीक है ना? मैं दो उदाहरण बता रहा हूँ, आप समझ लीजिए। HgS क्या बताया मैंने? HgS जैसे क्या है? ये क्या है? मरकरी है। तो मरकरी सल्फर के साथ मिली, तो इसको जब भी आपको प्राप्त करना होगा, जब भी एस दिख जाएगा तो आप किसके साथ गर्म करेंगे? ऑक्सीजन के साथ मिला के आपने क्या कर दिया? गर्म कर दिया और आपको क्या मिल जाएगा? Hg मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? Hg। और क्या मिलेगा? सल्फर इसके साथ क्रिया करके क्या बना देगी? सल्फर डाइऑक्साइड बना देगी और ये गैस उड़ जाएगी। आपको देखो क्या प्राप्त हो गया? Hg। डायरेक्ट Hg प्राप्त हो गया कि नहीं? दूसरा मैं बताऊं, Ag2S बताया था क्या? सिल्वर ग्लास क्या होता है? Ag2S यही होता है कि नहीं होता? बताओ, बोलो। अब इसको आपने जैसे एस देखा वैसे ये किसके साथ गर्म किया जाएगा? O2 के साथ। O2 के साथ गर्म किया जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? एक तो Ag प्राप्त हो जाएगा और क्या प्राप्त हो जाएगा? SO2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 कर दें। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? अगर आपको मैं यूं ही बताऊं, CuO, मेरी बात सुनना, CuO कॉपर भी तो देखो निम्न क्रियाशील है ऐसे। ठीक है ना? तो अगर कॉपर ऑक्साइड, अब ये बताओ मुझे, ये O के साथ मिला है तो इसको क्या करेंगे? इसको यहाँ पर O नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्ट इसको हीट करेंगे। डायरेक्ट हीट करने पर ये क्या हो जाएगा? ऐसे Cu प्लस O2 में टूट जाएगा, ऑक्सीजन गैस यहाँ से निकल जाएगी और Cu आपको प्राप्त हो जाता है। तो अभी मैंने 2 चीज़ें सिखा दी हैं। अधिक क्रियाशील धातुओं को कैसे प्राप्त किया जाता है? विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। विद्युत अपघटनी विधि क्या होती है? अब किसी भी अयस्क का पहले क्या बनाएंगे आप? घोल। इस घोल में क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड डालेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। उसको कहाँ से जोड़ेंगे? बैटरी से। बैटरी से जोड़ने पर जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये जो NaCl का घोल होगा उसमें से नमक, मतलब NaCl का हो या मैग्नीशियम क्लोराइड का या जो भी हो, उसमें से धातु अपने इस प्रकार आयनों में विभक्त हो जाती है। आयनों में विभक्त होने के बाद क्या होगा? कैथोड पर ये रिएक्शन होती है, धातु अपना इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है और क्या बनाती है? धातु को बना देती है। और एनोड पर क्या होता है? अधातु अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, मतलब अधातु इलेक्ट्रॉन को हटा देती है अपनी तरफ से और जिस अवस्था में होती है उस अवस्था को प्राप्त कर लेती है। तो इस प्रकार से ये कैथोड और एनोड पर होने वाले रिएक्शन लिख दी, वैद्युत अपघटनी विधि बता दी। अब क्या होती है? निम्न क्रियाशील क्या करती है? निम्न क्रियाशील धातुएं के अयस्क 2 रूप में अयस्क पाए जाते हैं। मेरी बात को सुने, निम्न क्रियाशील धातुओं के अयस्क 2 रूप में पाए जाते हैं, या तो वो ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे या सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं। जब ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे तो उनको डायरेक्ट क्या कर लेंगे? हीट कर लेंगे। ठीक है ना? अगर वो सल्फाइड के रूप में जाएंगे तो उनको ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे। दरअसल ऑक्सीजन नहीं बोला जाता, क्या बोला जाता है? वायु। क्या बोला जाएगा? वायु के साथ। मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपने वायु के साथ में आप उसको ऐसे ही गर्म कर लेंगे जहाँ पर वायु होती है, और जब अगर वो ऑक्साइड के रूप में तो वहाँ पे गर्म करेंगे जहाँ पर वायु ना हो। ठीक है ना? वायु ना हो तब उनको गर्म किया जाता है और आपको क्या मिल जाएगा? धातु मिल जाएगी। मैंने 2 उदाहरण नहीं 3 बताए। एक HgS प्लस O2, जैसे मैंने S देखा प्लस O2 कर दिया, Hg आपको प्राप्त हो गई। जैसे मैंने S देखा वैसे O2 के साथ गर्म कर दिया, Ag प्राप्त हो गई। जैसे मैंने O देखा तो उसमें कुछ नहीं मिलाना, सीधा सीधा इसको गर्म करना है, Cv प्राप्त हो जाता है। इसके लिए अभी कल, ठीक है ना? इसमें एक प्रोसेस नहीं होता है, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे आपको पहले सांद्रण करना पड़ेगा, वर्धन करना पड़ेगा, विस्थापन करना पड़ेगा। ये कब कौन सी क्रियाएं होती हैं तो इसको कल बताएंगे। ठीक है?